शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारे। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक जबरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक क्षण पे थी। हफ्तों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर हत्यारे कराले को घेर लिया था। वह हत्यारा जो ना सिगरेट पीता था ना ही शराब, अब चारों तरफ से घिरा हुआ था और वेस्ट एंड एवेन्यू में अपनी प्रेमिका घर में छुपा हुआ था। 150 पुलिस वाले और जासूस जमीन से लेकर छत तक चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। वह ऊपरी मंजिल पर छिपा था। पुलिस वालों ने छत में छेद करके टिगर गैस का इस्तेमाल करके इस पुलिस वालों के नामी हत्यारे को निकालना चाहा। उन्होंने आसपास की इमारतों पर मशीन गनें तैनात कर दी। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक न्यूयॉर्क के इस रहवासी इलाके में पिस्तौल और मशीन गन से गोलियां चलती रही। कराले एक कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां चला रहा था। 10,000 से अधिक रोमांचित लोग इस रोमांचक मुठभेड़ को देख रहे थे। इस तरह का नज़ारा न्यूयॉर्क में पहले कभी नहीं देखा गया था। जब कराले को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर E.P. मल्लोरी ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था, वह पंख फड़फड़ाने की आवाज़ पर ही किसी को मौत के घाट उतार देता था। परंतु दुनाली बंदूक कराले खुद को क्या समझता है, हम यह जानते हैं, क्योंकि जिस समय पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी उसने एक पत्र लिखा था। जब वह यह पत्र लिख रहा था तो उसके घावों से बहते खून के निशान इस पत्र पर छूट गए। इस पत्र में कराले ने कहा था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह लिखने के कुछ समय पहले की बात है। कराले लॉन्ग आइलैंड पर देहात की सुननी सड़कों पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहा था। अचानक पुलिस वाला कार के पास आया और उसने कराले से लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। बिना कुछ कहे कराले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक गोलियां उतार दी। जब पुलिस अफसर जमीन पर गिर गया तो कराले कार से नीचे कूदा। उसने अफसर का रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मारी। और यही निर्म हत्यारा अब कह रहा था, मेरे इस कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कराले की मौत की सजा सुनाई गई। अब उसे सिंह सिंह जेल में मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था। तो क्या उसने यह कहा, यह लोगों को मारने की सजा है? नहीं, उसने कहा, यह खुद को बचाने की सजा है। इस कहानी का संदेश यह है, दुनाली बंदूक कराले खुद को किसी बात के लिए दोष नहीं देता था। क्या यह अपराधियों में असामान्य बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सुने। मैंने लोगों का भला करने में अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वे सुख से रह सकें, और इसके बदले में मुझे गालियां सुनने को मिलती हैं और पुलिस से छुपे छुपे फिरना पड़ता है। यह वाक्य अल कोपोन के है, जो अमेरिका का सबसे खुफिया बदमाश था। शिकागो में उस जैसा खतरनाक गैंग लीडर नहीं था, परंतु अल कोपान खुद को दोषी अपराधी नहीं मानता था। वह खुद को परोपकारी समझता था, एक ऐसा परोपकारी जिसे जनता ठीक से समझ नहीं पाई थी। और यही न्यूयॉर्क में गैंगस्टर की गोली से मरने से पहले डच सुटलेज ने कहा। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच सुटलेज ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह जनता की भलाई करता है और उसे इस बात का पूरा यकीन था। मैंने इस विषय पर न्यूयॉर्क की बदनाम सिंह सिंह जेल के वाइड लुइस लोस से लंबा पत्र व्यवहार किया। वे कहते हैं, सिंह सिंह जेल के बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। वे उसी तरह इंसान हैं जैसे कि आप और मैं, इसलिए वे तर्क देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। वे आपको यह बता सकते हैं कि उन्हें तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी या उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। सही या गलत तर्कों के द्वारा अधिकांश अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर अल कोपान, दुनाली बंदूक कराले, डच शुल्टज और जेल के दीवारों में कैद खुयात अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो वे लोग क्या करते जिनसे आप
और हम मिलते हैं। अमेरिकी स्टोर्स की चैन के संस्थापक जॉन वालमेकर ने यह स्वीकार किया था। 30 साल पहले मैंने समझ लिया था कि किसी को दोष देना मूर्खता है। मेरे पास अपनी खुद की सीमा को ही पार करने की मुसीबत काफ़ी है, और मैं इस बात पर सिर नहीं धुलता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसा नहीं दिया। वन मेकर इन्हें यह सबक जल्दी सीख लिया, परंतु मुझे यह सबक सीखने में 33 साल लगे, जिस दौरान मुझसे ढेरों गलतियां हुई। और तब जाकर मैं यह समझ पाया कि 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत हों। परंतु वे अपनी आलोचना नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। किसी की आलोचना करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. सिनकर ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वह उस जानवर से ज़्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। बाद में वह अध्ययनों से यह पता चला कि यही इंसानों के बारे में भी सही है। आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, अलबत्ता सबक जरूर बिगड़ जाते हैं। एक और महान वैज्ञानिक हैस शैली ने कहा है, जितने हम सराहना के भूखे होते हैं, उतने ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है, और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। एनिड ओक्लाहोमा के जॉर्ज बी जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह थी कि जब भी कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहे हों, तो कर्मचारी अपने हेलमेट लगाए रखें। पहले तो वे जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखते थे, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का अलावा देते हुए उसे सख्त आदेश देते थे कि वह नियमों का पालन करे। परिणाम यह होता था कि कर्मचारी मन मारकर उसके आदेश का पालन तो करते थे, परंतु अक्सर उसके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर से हटा देते थे। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा, तो उसने उनसे पूछा कि क्या हेलमेट आरामदायी नहीं है या उनकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को यह बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है, और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो बताते हैं कि आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप थियोडर रूजवेल्ट और राष्ट्रपति टैफ्ट के विवाद को लें। एक ऐसा विवाद जिसने रिपब्लिकन पार्टी में विभाजन करवा दिया, वुडरो विलियम्स को व्हाइट हाउस में बिठा दिया और प्रथम विश्व युद्ध में बड़े चमकदार अक्षरों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी और इतिहास का रुख बदल दिया। जब रूजवेल्ट 1908 में व्हाइट हाउस से बाहर गए, तो उन्होंने टैफ्ट का समर्थन किया, जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर रूजवेल्ट शेरों का शिकार करने अफ्रीका चले गए। लौटने पर उन्होंने जब हालात देखे तो वह बरस पड़े। उन्होंने अनुरागवाद के लिए टैफ्ट की आलोचना करनी शुरू कर दी और तीसरी बार खुद राष्ट्रपति बनने की कोशिश की। उन्होंने बुल मूस पार्टी का गठन किया और जीओपी को लगभग ध्वस्त कर दिया। अगले चुनाव में विलियम हावर्ड टैफ्ट और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह हार हुई और उसे केवल 2 राज्यों, वर्मांट और उठा में ही सफलता मिली। इस पार्टी की अब तक की यह सबसे शर्मनाक पराजय थी। इस हार के लिए रूजवेल्ट ने टैफ्ट को दोषी ठहराया, परंतु क्या राष्ट्रपति टैफ्ट ने खुद को दोषी माना? बिल्कुल नहीं। आंखों में आंसू भरकर रुधे गले से टैफ्ट ने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं क्या ही कर सकता था। दोष किसका था, रूजवेल्ट का या टैफ्ट का? सच कहूँ तो मैं नहीं जानता और ना ही मुझे इसकी परवाह है। मैं सिर्फ
यह बताना चाहता हूँ कि रूजवेल्ट के आलोचना टैफ्ट से यह नहीं मनवा सकी कि दोष उनका था। इससे सिर्फ यही हासिल हुआ कि टैफ्ट खुद के बचाव में तर्क देने लगे और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, मैंने जो किया उसके सिवा मैं कर ही क्या सकता था। टिपा डोम आइल्स कैंटो को ही ले ले। 1920 के दशक की शुरुआत में यह अखबारों की सुर्खियों में था। इसने देश को हिलाकर रख दिया। लोगों की याददाश्त में अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा स्कैंडल पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर इस स्कैंडल के तथ्य बताए जा रहे हैं। हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री अल्बर्ट बी फोल को एक एल और टिपा डोम में तेल के सरकारी भंडारों को लीज पर देना था। ऐसे तेल के भंडार जिन्हें नौसेना के भविष्य के उपयोग के लिए अलग अलग रख दिया गया था। क्या फोल ने इनकी नीलामी की या इनके लिए डेटर बुलाए? नहीं, इसके बजाय उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड एल डोनाली को यह फायदेमंद ठेका तस्करी में रख कर दे दिया। और डोनाली ने क्या किया? उसने तत्काल फ्राल को $10 लाख दिए और इसे लोन का नाम दिया। फिर फोल ने जिले के यूनाइटेड स्टेट मिनिस को यह आदेश दिया कि वे एल्क हिल भंडारों से रिसने वाले तेल का फायदा उठा रहे हैं, प्रतियोगिता को उस जगह से हटा दे। जब प्रतियोगी कंपनियों को बंदूकों और संगीनों की नोक पर वहां से हटाया गया तो उन्होंने दुखी होकर अदालत की शरण ली। तब जाकर टिपा डोम स्कैंडल का भंडाफोड़ हुआ। इससे इतना हंगामा हुआ कि होर्डिंग सरकार खतरे में पड़ गई। पूरा देश कांप गया। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधकार में नजर आने लगा और अल्बर्ट बी फोल को जेल जाना पड़ा। फोल ही हर जगह निंदा हुई। इतनी निंदा सार्वजनिक जीवन में बहुत कम लोगों को सहनी पड़ी थी, परंतु क्या उन्हें कोई पश्चाताप हुआ? कभी नहीं। सालों बाद हर्बर्ट हूवर ने एक सामाजिक भाषण में यह कहा कि प्रेसिडेंट होर्डिंग की मौत किसी दोस्त के विश्वासघात के कारण मानसिक आघात पहुंचने से हुई। जब मिसेज फोल ने यह सुना तो वे अपनी कुर्सी से कूद पड़ी और रोते हुए अपनी मुट्ठी आसमान की ओर तानते हुए वे चीखी, क्या होर्डिंग के साथ फोल विश्वासघात करेगा? असंभव। मेरे पति ने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। सोने से भरा यह घर भी मेरे पति से कोई गलत काम नहीं करवा सकता। उल्टे उन्हीं के साथ विश्वासघात किया गया है और उन्हें बलि का बकरा बनाकर सूली पर चढ़ाया गया है। तो यही होता है, यही मानव स्वभाव है। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता। हम सब यही करते हैं। इसलिए अगली बार जब हमारी इच्छा किसी की आलोचना करने की हो तो हम अल कोपहान, दुलानी बंदूक, राले और अल्बर्ट हॉल को याद रखें। हमें यह एहसास होना चाहिए कि आलोचना बूमरंग की तरह होती है। यह लौट कर हमारे ही पास आ जाती है, यानी बदले में वह व्यक्ति हमारी आलोचना करना शुरू कर देता है। हमें यह एहसास भी होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या हम जिसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं वह जवाब में खुद की सफाई में कुछ तर्क देगा या फिर विनम टैफ्ट की तरह यही कहेगा, मैंने जो किया उसके सिवा मैं कर ही क्या सकता था। 15 अप्रैल 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लॉन्चिंग हाउस के हॉल में रखा हुआ था। यह हॉल फोर्ट थिएटर के सामने था जहां जॉन विल्केस बूथ ने उन्हें गोली मारी थी। लिंकन का लंबा शरीर एक बिस्तर पर रखा था जो उनके शरीर के हिसाब से काफ़ी छोटा था। रोजा बोनर की प्रसिद्ध पेंटिंग द हार्स फेयर की सस्ती नकल बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी और एक गैस बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी। लिंकन के पार्थिव शरीर के सामने खड़े रक्षा मंत्री स्टन ने कहा, लोगों के दिल जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ शासक अब दुनिया में ही नहीं रहा। लिंकन लोगों का दिल किस तरह जीत लेते थे? उनकी सफलता का राज क्या था? मैंने 10 साल तक लिंकन की बहुत सी जीवनियाँ पढ़ी और एक पुस्तक लिंकन द अननोन लिखने में पूरे 3 साल लगाए। मेरा विश्वास है मैंने लिंकन के व्यक्तिगत और उनके घरेलू जीवन का जितना विस्तृत
अध्ययन किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा। मैंने लोगों के साथ व्यवहार करने की लिंकन की कला का भी विशेष अध्ययन किया। क्या लिंकन आलोचना करते थे? हाँ, इंडियाना की पिजन क्रीक वैली में अपनी जवानी के दिनों में वे न सिर्फ लोगों की आलोचना करते थे, बल्कि पत्रों और कविताओं में लोगों का मखौल उड़ाते हुए उन्हें छपवाते भी थे। एक बार ऐसे ही एक पत्थर ने नफरत की ऐसी आग भड़का दी जो जीवन भर जलती रही। जब लिंकन इलियान में वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे, तब भी वे खुलेआम अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे और उन्हें अखबारों में छपवाते थे। परंतु एक बार बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। 1842 में लिंकन ने जेम्स शिल्डर्स नाम के दबी और नक चढ़े राजनेता पर व्यंग्य लिखा। लिंकन ने एक गुमनाम पत्र के माध्यम से यह व्यंग्य भेजा, जो शिपफील्ड जर्नल में छपा। पूरा शहर शील्ड्स पर हंस रहा था। संवेदनशील और दबी शील्ड्स आग बबूला हो गया। उसने पता लगा लिया कि पत्र किसने लिखा था। वह अपने घोड़े पर चढ़ा और उसने लिंकन को ढूंढकर उनके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु उनके पास बिना सम्मान खोए इससे बचने का रास्ता भी नहीं था। उन्हें हथियारों का विकल्प दिया गया। क्योंकि उनकी बाहें लंबी थी, इसलिए उन्होंने तलवारबाजी को चुना। उन्होंने एक वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था, उस दिन वे और शील्ड मिसिसिपी नदी के किनारे मिले और उनमें से एक की मृत्यु तय थी। परंतु आखिरी मिनट में साथियों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। लिंकन के जीवन की यह सबसे विकट घटना थी। इसने उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करने की कला का एक अनमोल सबक सिखा दिया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखा। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी का मखौल नहीं उड़ाया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी बात के लिए किसी की आलोचना नहीं की। गृहयुद्ध के दौरान लिंकन पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक नए जनरल को नियुक्त करते रहे और हर जनरल मैकलेन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मिड ने इतनी बड़ी गलतियां की कि लिंकन हताशा में फर्श पर इधर से उधर चक्कर काटते रहे। आधा देश इन अयोग्य सेनापतियों को लानते भेज रहा था, परंतु लिंकन, जिनके हृदय में किसी के लिए दुर्भावना नहीं थी बल्कि सबके लिए सद्भावना थी, शांत रहे। उनका प्रिय कोटेशन था, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना ना हो। जब मिसेज लिंकन और दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों के लोगों की आलोचना करते थे तो लिंकन जवाब देते थे, उनकी आलोचना मत करो। अगर हम उन परिस्थितियों में होते तो हम भी वैसे ही होते। परंतु अगर किसी व्यक्ति के पास आलोचना के अवसर थे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति लिंकन थे। हम सिर्फ एक उदाहरण से यह समझ सकते हैं। गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात को जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगा। तूफानी बादलों के कारण हुई तेज बारिश से बाढ़ आ गई। जब ली अपनी पराजित सेना के साथ पोटोमैक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने बाढ़ को शेफंती नदी है, जिसे पार करना संभव नहीं है, और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली बुरी तरह फंस चुका था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन यह बात समझ गए। यह ईश्वर की कृपा से मिला एक सुनहरा मौका था। ली की सेना को हराने का अवसर, जिससे युद्ध तत्काल समाप्त हो जाता। इसलिए दिन में आशा का सैलाब लिए हुए लिंकन ने जनरल मिड को आदेश दिया कि वे युद्ध के बारे में कोई मीटिंग ना करें, बल्कि तत्काल ली पर हमला कर दे। लिंकन ने अपने आदेशों को टेलीग्राम कर दिया और फिर एक विशेष संदेशवाहक को मिड के पास भेजकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। और जनरल मिड ने क्या किया? उसे जो आदेश मिले थे उसने उनके ठीक विपरीत काम किया। लिंकन के मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की मीटिंग बुलाई। वह हमला करने में झिझका। उसने टाल मटोल किया। उसने सब तरह के बहाने बनाकर उन्हें टेलीग्राम किया। उसने ली पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ नदी पार कर सुरक्षित निकल गया। लिंकन गुस्से से आग पागल हो गया।
इसका क्या मतलब है? लिंकन अपने पुत्र के सामने चीख रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? कितना सुनहरा मौका था। दुश्मन हमारी गिरफ्त में था। हमें सिर्फ अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर भी हमने उसे अपने हाथों से निकल जाने दिया। मेरे आदेशों के बावजूद मेरी सेना टस से मस नहीं हुई। परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी जनरल ली को हरा सकता था। अगर मैं वहां होता तो मैंने खुद को उसे अपने हाथों से कोड़े लगाए होते। घोर निराशा में लिंकन बैठे और उन्होंने मिड को यह पत्र लिखा। और याद रहे, अपने जीवन के इस दौर में लिंकन बेहद सेहत थे। उनकी शब्दावली बेहद शालीन और सहमति हुआ करती थी। 1863 में लिंकन का लिखा यह पत्र गंभीरता आलोचना से कम नहीं था। प्रिय जनरल, मुझे नहीं लगता कि ली के बच निकलने की गंभीरता से आप परिचित हैं। वह हमारी मुट्ठी में था और उसे पकड़ लेने से युद्ध समाप्त हो जाता। परंतु अब युद्ध लंबे समय तक चलता रहेगा। जब आप पिछले सोमवार को नदी के इस तरफ ली पर हमला नहीं कर सके तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब वह नदी के उस पार सुरक्षित निकल गया और आप अपनी 2/3 से ज़्यादा सेना उस पार नहीं ले जा सकते, ऐसी आशा करना निश्चित रूप से तत्कालिक है और मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल चुका है और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। जनरल मिड को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा? मिड को यह पत्र कभी नहीं मिला। लिंकन ने इसे भेजा ही नहीं। यह पत्र लिंकन की मौत के बाद उनकी फाइलों में मिला। मेरा अंदाजा है, और यह सिर्फ अंदाजा, कि यह पत्र लिखने के बाद लिंकन ने खिड़की से बाहर देखा होगा और खुद से कहा होगा, एक मिनट, शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। व्हाइट हाउस के शांत माहौल में बैठकर मिड पर हमला करने की सलाह देना मेरे लिए आसान है। परंतु अगर मैं गेटिसबर्ग में होता और अगर मैंने इतना खून खराबा देखा होता जितना मिड ने पिछले हफ्ते के दौरान देखा, अगर मेरे कानों में भी घायलों और मरने वालों की चीख पुकार गई होती, तो शायद मैं भी हमला करने के लिए तत्पर नहीं होता। अगर मैं मिड की तरह सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का होता तो शायद मैंने भी वही किया होता जो उसने किया था। वैसे भी अब मौका हाथ से निकल चुका। अगर मैं यह पत्र भेज दूंगा तो इससे मेरी भड़ास तो निकल जाएगी, पर इससे मिड को बहुत ठेस पहुंचेगी। वह मेरी आलोचना करेगा और खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। इससे दुर्भावना पैदा होगी। सेनापति के रूम में मिड की उपयोगिता बुरी तरह प्रभावित होगी। इसके बाद वह शायद सेना से इस्तीफा भी दे दे। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, लिंकन ने पत्र को एक तरफ रख दिया। कटु अनुभव से वह यह जानते थे कि तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेईमानी होती है और उनसे कोई लाभ नहीं होता।